नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। विद्यार्थियों, समतल में गति का ये अंतिम टॉपिक है। इसके पश्चात हम समतल में गति पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उनके वीडियो हम इसके ठीक बाद में लेकर आएंगे। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि ये सर्कुलर मोशन का तीसरा वीडियो है। इससे ठीक पहले हमने 2 वीडियो देखे हैं। उसमें हमने एक समान वर्तीय गति और असमान वर्तीय गति पढ़ी है। ये जो ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति है, ये असमान वर्तीय गति का ही उदाहरण है। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें पार्टिकल है वो ऊर्ध्वाधर पथ पर, मतलब इस टाइप के पथ पर गति करेगा और गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करने वाला है। तो ऊर्ध्वाधर जो वर्तीय गति होती है उसमें गुरुत्व के अधीन कण गति करता है, गुरुत्व के अधीन कण गति करेगा। ये एक असमान गति का उदाहरण है। जैसे कण ऐसे चल रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो इस गति को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति कहेंगे। मोशन इन वर्टिकल सर्किल कहा जाएगा। क्लियर? तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति के बारे में। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं यहाँ पर सर्वप्रथम बात करता हूँ कि जो ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति है वो असमान वर्तीय गति का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि ये समतल में होती है, तो ये समतल में गति का उदाहरण है। समतल में गति यहाँ पर हो रही है। देखो, हमने समतल में गति में प्रक्षेप्य गति पढ़ी है, उसमें त्रियक प्रक्षेप्य गति और क्षैतिज प्रक्षेप्य गति 2 प्रकार की पढ़ी है। हमने समतल में गति का दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा है वृत्ताकार गति, और वृत्ताकार गति में असमान और एक समान वर्तीय गति। और जो असमान वर्तीय गति है उसका भी एक एग्जाम्पल है ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति। इन चीजों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति है ये एक असमान वर्तीय गति का उदाहरण है। इसके साथ में मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य और बता दूं कि ऊर्ध्वाधर जो वर्तीय गति होती है वो गुरुत्व के अधीन होती है। अर्थात जब कण ऊर्ध्वाधर पथ पर चक्कर लगाएगा तब इसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर मौजूद रहेगा। अब यहां पर एक चीज और देखें कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक संरक्षी बल होता है, और जब कोई कण संरक्षी बल के प्रभाव में गति करता है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। मेरी बात को एकदम फिर से सुन लीजिए, एकदम क्लियर कर लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम होता है, वो ये कहता है कि संरक्षी बल के अधीन कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, इट मीन्स गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, क्योंकि यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक संरक्षी बल है। तो संपूर्ण ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। क्लियर? अब देखें, कण है वो इस तरीके से गति करेगा। एक तो है उसका नीचे नीचे वाला जो बिंदु होता है वो है निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, और ऊपरी ऊपर वाला जो बिंदु है वो है उच्चतम बिंदु। निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु। बिंदु तो हो गए 2, निम्नतम और उच्चतम। और इन बिंदुओं पर जो वेग होंगे उनको हम कहेंगे निम्नतम बिंदु पर तो कण का वेग होगा उच्चतम। बिंदु तो है निम्नतम, वेग है अधिकतम। वेग क्या है? अधिकतम। उच्चतम बिंदु के ऊपर वेग रहेगा न्यूनतम। उच्चतम जो बिंदु है उस पर वेग क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा। हालांकि संपूर्ण वृत्ताकार गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। इट मीन्स गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहेगा। ये तो हो गई थ्योरी, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मैं यहां पर एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं।
देखिए ये हमारे पास में जिस तरीके से मैंने बोर्ड पर दिखाया है ठीक उसी प्रकार से ही कण गति कर रहा है। जैसे मैंने बोर्ड पर दिखाया है ना, ये एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ है। इसमें जो कण है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कण को एक डोरी से बांधकर, पिंड को एक डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर घुमा रहे हैं। तो ये जो डोरी है इसकी लंबाई है L। डोरी की लंबाई कितनी है? L है। क्लियर? और इस ऊर्ध्वाधर वर्तीय पथ पर हम 4 बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु को हम नाम देते हैं A, ठीक लंबवत दिशा में यहां पर इस बिंदु को नाम देते हैं B, ठीक ऊपर की ओर इस बिंदु को नाम देता हूं मैं C, और ठीक यहां पर इस बिंदु को नाम देता हूं मैं D। हम कंसीडर कर लें कि प्रारंभ में जो कण है वो बिंदु A पर था और इसको u वेग दिया गया। कितना वेग दिया गया? u वेग दिया गया। u वेग दिया गया तो जैसे जैसे ये इधर इस तरीके से चलेगा, ये तो वृत्ताकार पथ पर चलेगा, क्योंकि इससे तो डोरी बंधी हुई है। क्या बंधी है? एक डोरी बंधी हुई है। तो डोरी बंधी हुई है तो इसका वेग जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेग कम होता चला जाएगा, वेग डिक्रीज होता चला जाएगा। मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि इस पर यहां पर आते इसका वेग कितना हो जाता है, ये प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण बना लेता है और वेग v हो जाता है। वेग कितना हो जाता है? ये अपनी स्थिति से ऊर्ध्वाधर दिशा में h ऊंचाई ऊपर चला जाता है। यहां से इसके ऊपर लंब डाल दूं मैं, तो इस बिंदु को नाम दे दूं मैं O, A, इस बिंदु को नाम देता हूं मैं P। तो यहां से ये h ऊंचाई ऊपर चला जाता है। कितनी ऊंचाई ऊपर चला जाता है? ये स्मॉल m द्रव्यमान का कण है जो कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। प्रारंभिक वेग इसका u है और थीटा कोण बनाने के पश्चात एक शिक्षण विशेष पर इसका वेग v हो जाता है। क्लियर? इसे एक L लंबाई की डोरी से ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर हम घुमा रहे हैं। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। मैंने अभी जो बातें बताई वो मैं एक बार पुट कर देता हूं, उसके पश्चात हम देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे कण का वेग क्या होता है, डोरी में तनाव कितना उत्पन्न होता है। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके साथ में हम देखेंगे कि एक इसकी क्रांतिक स्थिति होती है, तो क्रांतिक स्थिति के अंदर कण का वेग और तनाव कितना होगा वो हम आगे देखने वाले हैं। एक बार मैं इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अभी मैंने बताई वो आपके सामने रख देता हूं कि जो ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति है ये असमानवर्ती गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? असमान वर्तीय गति का उदाहरण है। देखो असमानवर्तीय गति का उदाहरण क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे कण निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु पर जाएगा, ये जो बिंदु है इसको हम क्या कह रहे हैं? निम्नतम बिंदु। निम्नतम बिंदु। और ये जो बिंदु है ये क्या है? उच्चतम बिंदु। तो निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु की ओर जाएगा तो वेग कम होता जाएगा। तो वेग यदि बदल रहा है तो वो जो वृत्ताकार गति है वो असमान वृत्ताकार गति होगी। क्लियर? यहां पर यह गुरुत्व के अधीन गति करता है। गुरुत्व के अधीन गति होती है। किसके अधीन गति हो रही है? गुरुत्व के अधीन गति होती है। किसके अधीन गति होगी? गुरुत्व के अधीन गति होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में यहां पर कण गति करता है। क्लियर? एक और महत्वपूर्ण बात, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु की ओर जाने पर, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु की ओर जाने पर वेग घटता है। वेग घटता है। और देखो वेग निम्नतम बिंदु पर तो क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है? और उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है? मिनिमम। ये एकदम क्लियर कर लेना। ठीक है? यहां तक ये समझ में आ जानी चाहिए। एक और बात, इस संपूर्ण गति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। संपूर्ण गति में
यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। देखो मेरी बात एक बार फिर से सुन लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम होता है और वो नियम क्या कहता है कि संरक्षी बल के अधीन यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। और यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इट मीन्स यहां पर देखेंगे कि जैसे कण न्यूनतम बिंदु से उच्चतम बिंदु की ओर जाएगा तो वेग डिक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी। इट मीन्स स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा घटेगी। हालांकि दोनों का योग है वो नियत बना रहेगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक संरक्षी बल होता है और संरक्षी बल के अधीन यदि कोई कण गति करता है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, नियत रहती है। तो यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर ज्ञात करता हूं कि ये जो कण है इसका वेग कितना होगा। ऊर्ध्वाधर लूप में कण का वेग, ऊर्ध्वाधर लूप में कण का वेग, किसी क्षण विशेष पर हम वेग ज्ञात कर लेंगे। ऊर्ध्वाधर लूप में दो बिंदु ज्ञात करेंगे, उसमें से पहला बिंदु देखिए, ऊर्ध्वाधर लूप में कण का वेग, ऊर्ध्वाधर लूप में कण का वेग। और ये जो वेग हम देख रहे हैं वो तात्क्षणिक वेग हम देखेंगे। कौन सा वेग देखेंगे, तात्क्षणिक वेग। चलिए देख लेते हैं। देखिए प्रारंभिक वेग तो इसका कितना है, प्रारंभिक वेग हमने कण को दिया है u। कितने वेग से हमने इसको गति प्रदान करवाई है, बिंदु A के ऊपर इसका वेग कितना है, u है। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं किसी क्षण विशेष पर ये बिंदु P पर पहुंच जाए, इसको हम P दे देते हैं, इसको Q दे दीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से दे दिया मैंने। ये P क्या है, नॉर्मली जो कण की स्थिति है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को P से लिखते हैं। ओके, तो यहां पर इसका वेग हो जाता V। तो हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। तीसरा समीकरण हमें क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2gh। कण ऊपर जा रहा है, देन यहां से जो g है वो इसकी विपरीत दिशा में होगा। तो यहां से v इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है, अंडररूट में u स्क्वायर माइनस में 2gh। v बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि h ऊंचाई चला गया। ये कितनी ऊंचाई तक चला गया है, h ऊंचाई इसने तय कर ली है। ऊर्ध्वाधर दिशा में इसने कितनी ऊंचाई तय की है, h ऊंचाई। यहां से ये इतनी ऊंचाई तक चला गया, तो ये h ऊंचाई है। अब मुझे इस h की वैल्यू चाहिए। h की वैल्यू हम निकालेंगे l के पदों में। तो देखिए हम यहां से एक इस ट्राइंगल से पहले o से q तक की डिस्टेंस निकालेंगे। OA है वो l है, l में से OQ घटा देंगे तो h आ जाएगा। चलिए पहले हम OQ निकालते हैं। OQ कैसे निकलेगा, OQ इस तरीके से निकालेंगे हम, कोस थीटा, ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज OPQ। कौन से त्रिभुज को हम यूज में ले रहे हैं, OQP। और इसमें कोस थीटा, कोस थीटा मतलब आधार बट्टे में कर्ण। आधार इसमें क्या हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा ये तो लंब हो गई, ये आधार हो गया O से Q, O से Q आधार हो गया। कर्ण कितना हो गया, L हो गया। कर्ण कितना हो गया, L। तो OQ बराबर कितना आ गया है विद्यार्थियों, L कोस थीटा आ गया। कितना आ गया, L कोस थीटा। मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए H। तो H किसके बराबर है, OA माइनस OQ। OA है L, OQ क्या है, L कोस थीटा। यहां से हम L कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया हमारे पास में।
यहां से उठाकर यहां पर वैल्यू हम पुट कर दें तो v बराबर क्या आ जाएगा, अंडरूट में u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ चुका है थीटा कोण जब कण बनाता है, कितना कोण बनाता है, थीटा कोण जब कण बनाता है तो उस स्थिति में कण का वेग। यहां पर तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, क्लियर करके रखना है। देखो v बराबर क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। तो v बराबर अंडरूट लगा दिया हमने, h का मान l इंटू 1 माइनस कोस थीटा हो गया, l इंटू 1 माइनस कोस थीटा, बस इतना ही किया है। ये l इंटू 1 माइनस कोस थीटा हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, डायग्राम से निकाल लिया, क्लियर। अब हम ज्ञात करेंगे कि ये जो लूप क्रिएट हो रहा है, बिंदु P पर कण पहुंच रहा है, तो इस डोरी में तनाव कितना होगा। ऊर्ध्वाधर लूप में किसी क्षण के ऊपर डोरी में तनाव क्या होगा। तो ये वाला फॉर्मूला तो हम ध्यान में रखेंगे ही। v बराबर हमें क्या मिल चुका है, u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का रूट, ये मिल चुका है। अब हमें यहां पर हम ज्ञात करेंगे तनाव ज्ञात करने वाले हैं। तनाव कैसे निकलेगा, देखिए इसके लिए मैं फिर से एक डायग्राम आपके सामने रख देते हैं। ये हमारे पास में है ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार लूप और इसमें कण है वो गति कर रहा है। किसी क्षण विशेष पर मैं कंसीडर कर लूं कि डोरी में जो तनाव है वो है T और यहाँ पर जो कण है इसका द्रव्यमान है mg। द्रव्यमान m है तो mg उसके ऊपर गुरुत्वीय बल काम कर रहा है। और देखिए इसके ऊपर इस mg को यहाँ से मैं कंसीडर कर लूं कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। कितना कोण बन गया है, थीटा। तो इस डायरेक्शन में ये एंगल भी थीटा ही होगा, इसका घटक क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। अब देखो एक चीज हमें यहां पर क्लियर करनी है कि वृत्ताकार गति में हमने लास्ट वीडियोज में भी देखा है, मैं आपको यहां पर एकदम क्लियर कर दूं। रेखीय गति में तो क्या होता है, हमें क्या करना है, जब कोई कण रेखीय पथ पर गति करता है, अगले चैप्टर के अंदर भी हम अच्छे से उनको समझेंगे। रेखीय गति में जब कण गति करता है, गति के नियम जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से हम पढ़ेंगे। तो जब कण रेखीय गति कर रहा है, एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाले बल को हम ma से लिखेंगे। किससे लिखा जाएगा कि जैसे कण पर बहुत सारे बल काम कर रहे हैं तो उनका जो परिणामी है वो ma के इक्वल लिखा जाएगा। उन सब का जो टोटल है वो ma के इक्वल हम पुट कर देंगे। कब, जब कण रेखीय गति करता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो वो चीज समझ में आ जाएगी। अब बात आती है वृत्तीय गति की, सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन में तो वहां पर तो बल को लिख रहे थे ma से, यहां पर जो a है वो है अभिकेंद्रीय त्वरण, और अभिकेंद्रीय त्वरण होता है v स्क्वायर अपॉन में r। तो उससे बल बनता है वो है mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां पर सभी बलों का वृत्तीय गति में एकदम दिमाग में फिट बिठा लीजिए, सभी बलों का परिणामी mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल रखना है। इट मीन्स अभिकेंद्रीय बल के इक्वल रखना है। किसके इक्वल रखना है, अभिकेंद्रीय बल के इक्वल उसे पुट कर देना है। तो यहां पर दो बल काम कर रहे हैं इस कण के ऊपर, एक तो डोरी में तनाव T और एक इस डायरेक्शन में है भार का घटक mg cos थीटा। तो इन दोनों का जो परिणामी है, देखिए डोरी में उत्पन्न तनाव, डोरी में किसी क्षण तनाव, डोरी में तनाव कितना होगा, इसको हम T से पुट कर रहे हैं। तो देखिए T परिणामी जो तनाव है, बल है वो T माइनस mg cos थीटा, और इसे हम लिखेंगे अभिकेंद्रीय बल के इक्वल। ये आपको इक्वेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये कहां से आई, देखो हमने एक लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था,
इस टाइप का क्वेश्चन था कि एक टेबल पर जो कि घर्षणहीन टेबल है उसके ऊपर L लंबाई की डोरी बांधकर हम M द्रव्यमान को एक वृत्ताकार पथ पर घुमा रहे हैं। तो डोरी में उत्पन्न तनाव कितना था, तो वहां पर कोई एक्स्ट्रा बल काम नहीं कर रहा था, डोरी में तनाव केवल T था, अलग कोई बल नहीं लग रहा है। तो वही जो T है वही अभिकेंद्रीय बल है, वही अभिकेंद्रीय बल होता है। तो वहां पर उस क्वेश्चन को आप याद करना, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो T बराबर mv²r था और यहां पर है T माइनस mg cos थीटा बराबर mv²/r। हमें क्या चाहिए, तनाव चाहिए, हमें क्या चाहिए, तनाव। देन यहां से क्या पुट कर दूं मैं, mg cos थीटा प्लस mv²/r, ये हम पुट कर दें। अब देखिए यहां से हम क्या पुट कर दें, ये जो वृत्ताकार पथ है इसकी लंबाई है वो L है, तो मैं यहां पर क्या पुट कर दूं, L पुट कर दूं, mv²/L। यहां पर भी क्या पुट कर दूं, mv²/L। v² का मान हमारे पास में है, तनाव T बराबर mg cos थीटा प्लस m/L v²। यहां से इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, u² माइनस में 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये आ गया। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो T बराबर mg cos थीटा प्लस mu²/L, फिर माइनस में L से तो Lg कैंसिल हो गया, 2mg 1 माइनस cos थीटा, ये आ चुका है। ठीक है, अब यहां से मैं इसको ऐसे पुट कर दूं, तनाव T बराबर देखिए m/L में यहां से बाहर ले लेता हूं, तो यहां पर तो क्या रह गया, u²। अब देखो चाहे तो इसको भी गुणा कर देते, इसको भी मैं गुणा करके पुट करूं तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस में 2mg, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2mg cos थीटा, ये हो गया। तो यहां से u² आ गया, फिर इन दोनों में से यदि हम mg कॉमन ले लें तो माइनस में mg, यहां पर तो रह गया 2, यहां पर तो क्या रह गया 2, mg हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर mg cos थीटा और 2mg cos थीटा, 3mg cos थीटा, mg यहां पर बाहर आ गया तो 3 cos थीटा रह जाएगा और ये हमारे पास में तनाव का सूत्र आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है बट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, तनाव T बराबर m/L इंटू u² माइनस देखो mg, तो 2 माइनस 3 cos थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। डोरी में उत्पन्न तनाव का सूत्र फॉर्मूला, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तनाव और वेग दो चीजें आपको यहां पर एकदम क्लियर कर लेनी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थी कुछ स्थितियां हम ले लेते हैं। इस डायग्राम में हमने 4 स्थितियां दिखाई है, A, B, C और D। जब A स्थिति पर होता है कर्ण तो थीटा बराबर 0 डिग्री, B का मतलब हो गया थीटा बराबर 90 डिग्री, C का मतलब हो गया थीटा बराबर 180 डिग्री, D का मतलब है 270 डिग्री। तो इन स्थितियों के ऊपर हम कण का वेग और तनाव यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि इन स्थितियों पर तनाव में क्या डिफरेंस आ जाता है। एक स्थिति हम वो भी देखने वाले हैं जब कण है वो ठीक एक चक्कर पूर्ण करता है, उस स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति कहते हैं। तो एक एक करके सभी स्थितियां देख लेते हैं। स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति हम कौन सी लेकर चल रहे हैं, ए पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और थीटा बराबर जब 0 डिग्री होगा तब उस क्षण पर वेग क्या हो जाएगा, va बराबर थीटा बराबर 0 तो cos 0 का मान 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो यहां से u² का अंडर रूट रह गया
वी ए बराबर आ गया u। फिर बिंदु ए पर तनाव, थीटा बराबर कितना 0, कोस 0 का मान 1, तो यहां से 2 माइनस 3 तो माइनस का 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना आ गया m बट्टे में l u स्क्वायर माइनस में प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया तनाव। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्थिति लेते हैं। स्थिति सेकंड, कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं, बिंदु बी पर थीटा बराबर होगा 90 डिग्री और 90 डिग्री पर वेग कितना हो जाएगा वी बी। तो यहां पर कोस 90 का मान 0, तो वी यू स्क्वायर माइनस 2gl आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस में 2gl का रूट। बात करते हैं बिंदु बी पर तनाव की, तो बिंदु बी पर तनाव कोस 90 का मान हो गया 0, तो यहां से 2 रह गया, यू स्क्वायर माइनस 2g ब्रैकेट में क्या आएगा विद्यार्थियों, ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर नहीं होगा, एम यू स्क्वायर बाई एल ही होगा। यदि हमने लगा दिया है तो इसको एकदम करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा इसको एकदम सुधार लीजिए। एम यू स्क्वायर बाई एल, तो एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस में कोस 90 0 हो गया, तो माइनस में क्या रह गया 2mg, इसको हमने करेक्ट कर दिया है। ये यहाँ पर वैल्यू ऐसे है एम यू स्क्वायर बाई एल, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्थिति थर्ड, सी पर थीटा बराबर कितना है 180 डिग्री, तो वी सी बराबर कोस 180 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो ये माइनस में 4gl हो जाएगा इधर, यू स्क्वायर माइनस में 4gl। बिंदु सी पर तनाव -1 तो प्लस में 5, तो एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस में क्या आया माइनस में ही आया विद्यार्थी, माइनस में 5mg। अंतिम जो स्थिति है हमारे पास में, चौथी जो स्थिति है वो देख लीजिए, डी पर, और डी पर थीटा बराबर कितना है 270 डिग्री, वी डी बराबर कितना आ जाएगा यू स्क्वायर, अंडरूट में है यू स्क्वायर, देखो कोस 270, तनाव सेम होने वाला है, बिंदु बी और डी का तनाव क्या होगा सेम, कोस 270 का मान फिर से 0, कोस 270 का मान क्या होगा 0, देन यहां से क्या आ जाएगा माइनस में यू स्क्वायर माइनस में 2gl, और टी डी बिंदु डी पर तनाव वो आ जाएगा हमारे पास में एम यू स्क्वायर बाई एल, माइनस में वो 0 हो गया, माइनस में 2mg। अब यहां से देखिए कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, तनाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पर देखो, एक तो आप बिंदु बी और डी का तनाव देखें सेम है, बिंदु बी और डी का तनाव क्या है सेम, एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस में 2mg, दोनों ही ये है, तो बिंदु बी, इस बिंदु पर डोरी में तनाव और इस बिंदु पर डोरी में तनाव सेम रहेगा, क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहां पर बिंदु ए और बी दोनों पर तनाव में अंतर, ए का तनाव अधिक होगा, बी पर तनाव कम होगा, तो ए वाला तनाव तो ये रहा, इसमें से हम बी वाला तनाव घटा दें तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3mg आ जाएगा। फिर मैं बात करूं बिंदु ए और सी के बीच में तनाव में अंतर,
तो ए पर तनाव ये रहा, इसको घटा दें ये तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 mg आ जाएगा। तो देखो न्यूनतम निम्नतम और उच्चतम बिंदु के तनाव में अंतर कितना होता है? 6 mg होता है। निम्नतम और उच्चतम बिंदु के तनाव में अंतर कितना है? 6 mg है। यहां पर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो TB और TD दोनों सेम है और TA और TB का अंतर 3 mg, TB और TC का अंतर भी देख लीजिए। इन दोनों का अंतर आप यदि निकालो तो ये 3 mg आ जाएगा। TB माइनस TC ये आ गया 3 mg। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि बिंदु 1 का तनाव सर्वाधिक होता है, बिंदु 1 का तनाव सर्वाधिक होता है, फिर बिंदु B का तनाव कम होगा और बिंदु C का तनाव सबसे कम होगा और बिंदु B और बिंदु D का तनाव सेम होता है। क्लियर? तो यहां तक कुछ चीजें हमने क्लियर कर दी है। अब मैं क्रांतिक स्थिति की बात करता हूं। क्रांतिक स्थिति का मतलब है कण चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एक चक्कर पूरा लगाएगा, मतलब उसको इतना वेग हम देंगे कि वो यहां तक पहुंच जाए। यहां तक पहुंच गया तो उसका पूरा एक चक्कर हो जाएगा, फिर दोबारा वो यहां पर नहीं पहुंचेगा। अरे ठीक है ना, वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पर ठीक एक चक्कर पूर्ण करने के लिए उसको हम एक वेग देंगे, या ठीक एक चक्कर पूर्ण करने की जो स्थिति है उस स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति कहेंगे। क्या कहा जाएगा? क्रांतिक स्थिति। मतलब ठीक एक पूर्ण चक्कर लगाने वाली जो स्थिति है उस स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति कहेंगे। तो विद्यार्थी यहां तक आपको समझ में आ जाने चाहिए सब कुछ। क्रांतिक स्थिति के अंदर क्या होता है? बिंदु C पर जो तनाव है वो 0 हो जाएगा। बिंदु C के ऊपर तनाव क्या हो जाएगा? 0। तो उसको दिया गया वेग हम यहां से इस C वाले तनाव से फाइंड आउट कर लेंगे। क्रांतिक स्थिति क्या है? पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए। ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति की क्रांतिक स्थिति। क्रांतिक स्थिति का मतलब है ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति में ठीक एक चक्कर पूर्ण करने में, ठीक एक पूर्ण चक्कर करने की स्थिति है में ठीक एक चक्कर पूर्ण करने की स्थिति है। पूर्ण करने की स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति कहेंगे। अब देखिए क्रांतिक स्थिति में बिंदु C पर तनाव कितना हो जाएगा? बिंदु C पर तनाव 0 हो जाएगा। बिंदु C पर तनाव कितना हो जाएगा? 0। तो बिंदु C वाला जो तनाव है उसको हम 0 पुट कर देते हैं। कितना पुट कर देते हैं? 0। तो TC बराबर जब 0 हो जाएगा तो mu² माइनस 5 mg बराबर 0। यहां से u² बराबर कितना आ जाएगा? mu² बराबर कितना आ गया? 5 mg। यहां से m कैंसिल हो गया, u² बराबर कितना आ गया? 5gl। u बराबर कितना आ गया? अंडररूट में 5gl। देखो इसे समझें आप, ये क्या है कि यदि हम निम्नतम बिंदु पर कण को वेग देते हैं और उसका यदि प्रारंभिक वेग मतलब बिंदु A पर जो वेग है अंडररूट में 5gl के बराबर होता है, √5gl के इक्वल होता है, तब जो कण है वो ठीक एक चक्कर पूर्ण करेगा, क्रांतिक स्थिति होगी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि u बराबर आप कितना रखें? अंडररूट में 5gl आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए डोरी में तनाव है, क्रांतिक स्थिति के अंदर बिंदु A पर तनाव कितना होगा? B पर तनाव, मतलब u बराबर आपको क्या पुट करना है? √5gl, u² बराबर 5gl पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से 5 mg निकलेगा और क्या निकलेगा? 5 mg। तो यहां से 2 mg कट जाएगा, 3 mg माइनस में प्लस में 3
mg cos थीटा बचेगा। तो वो देख लेंगे हम जब भी स्थिति क्वेश्चन आएंगे तो उस कंडीशन में। तो हमने आपको क्लियर कर दिया है क्रांतिक स्थिति के बारे में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूं जो कि ऊर्ध्वाधर वर्ती गति से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि डोरी के एक सिरे से बंधा हुआ स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड कैपिटल R त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वर्त में घूम रहा है। वर्त के उच्चतम बिंदु पर क्रांतिक स्थिति में वेग क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं जब कोई कण है ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में गति करता है तब उसके वेग का फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं। अंडररूट में u स्क्वायर माइनस 2gl, देखो ये फॉर्मूला हमने शुरू में ही देख लिया था, u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये देख लिया। अब देखो इस पिंड में क्या क्या कहा गया है वो हम पहले देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, उच्चतम बिंदु पर ज्ञात करना है। उच्चतम बिंदु पर ज्ञात करना है, इसका मतलब कितना हो गया, थीटा बराबर 180 डिग्री। क्रांतिक स्थिति में, और क्रांतिक स्थिति में वेग कितना होता है, अंडररूट में 5gl, 5gl। यहां पर l है वो r के इक्वल है। ओके, तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो v बराबर, ये आ गया है उच्चतम बिंदु पर क्रांतिक स्थिति में, उच्चतम बिंदु हम c लेकर चले तो vc बराबर, तो रूट u स्क्वायर, तो 5gl माइनस 2gl 1 cos 180 का मान होता है -1, तो -1 कितना हो गया, +1, +1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए विद्यार्थियों 5gl और माइनस में 4gl, तो वेग का मान कितना आ गया हमारे पास में, यहां पर इस स्थिति के अंदर वेग का मान आ गया gl, अंडररूट में gl आ गया। और यहां पर l किसके बराबर है, r के इक्वल है, तो अंडररूट में gr आ गया। ओके, आसान क्वेश्चन था। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा गया है कि 1.0 मीटर लंबी रस्सी का एक सिरा 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु से बंधा है। हमें रस्सी की लंबाई दे रखी है, तो ये तो है l, ये तो क्या है l। इससे कितना द्रव्यमान बंधा है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु से बंधा है। ये 4 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवर्ती से ऊर्ध्वाधर में घूम रहा है। जब वस्तु गति करते हुए निम्नतम बिंदु पर हो तो रस्सी का तनाव क्या होगा। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, L बराबर हमें दे रखा है 1.0 मीटर, इसके अलावा M बराबर हमें दे रखा है 0.5 किलोग्राम, और ओमेगा बराबर हमें कितना दे रखा है, 4 रेडियन प्रति सेकेंड। देखिए तनाव का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, T बराबर mu स्क्वायर अपॉन L माइनस में mg 2 - 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला था। तो यहां पर जो u है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर हम पुट कर सकते हैं, वेग बराबर क्या लिखा जा सकता है, v बराबर ओमेगा इंटू r लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास में है u, देन यहां से क्या आ जाएगा, u बराबर ओमेगा इंटू एल हम पुट कर देंगे, ओमेगा एल पुट कर दिया जाएगा। ओमेगा एल, तो u बराबर ओमेगा एल जब हम पुट करेंगे देन हमें क्या मिल जाएगा, u का मान कितना मिल रहा है 4, l का मान 1, देन यहाँ से 4 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। निम्नतम बिंदु है तो थीटा बराबर हम कितना पुट कर देंगे, 0 डिग्री पुट कर देंगे। सबका मान हमें दिया हुआ है, तो t बराबर m का मान है 0.5 u स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 बट्टे में l, ये 1 दे रखा है, फिर माइनस में m का मान 0.5, g का मान चाहे तो 10 ले लीजिए, और 2 माइनस में cos 0 का मान हो गया 1, तो माइनस तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस हो गया ये 1,
ये इतना ही आ गया। तो यहाँ से तो आ गया हमारे पास में, इसको गुणा करेंगे तो 8 प्लस में इसको गुणा करेंगे तो 5, 13 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी खोखले गोले की त्रिज्या 6.4 मीटर, इस गोले में ऊर्ध्वाधर गति करने वाले मोटरसाइकिल सवार का निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम वेग क्या होगा जिससे वह अपना पूरा चक्कर कर सके, ऊर्ध्वाधर पूरा चक्कर कर सके। ऐसे चक्कर लगा रहा है, बाइक वाला चक्कर लगा रहा है, तो वो यहां से बाइक को चलाएं कि पूरा का पूरा चक्कर हो जाए, तो न्यूनतम उसको कितना वेग देना पड़ेगा। तो ये क्रांति की स्थिति हो गई है। और अंडरवुड में GR 5GR, तो यहां से U बराबर अंडरवुड 5, G का मान 9.8, R का मान 6.4। U बराबर, इसको जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 आ गया। ये 6.4 हमें दे रखा है। देन यहाँ से कितना आ गया? 7 गुणा में 8 बटे में अंडरवुड 10, और अंडरवुड 10 का मान कितना होता है? 3.16। तो ये हमारे को मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में विद्यार्थियों। तो 56 बट्टे में 3.16 तो 17.7 आएगा। कितना आएगा? 17.7। तो इसका आंसर यहाँ पर जो वेग है वो 17.7 मीटर प्रति सेकंड आने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने हमारे जो नोट्स हैं उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी मिलने वाले हैं, उनको आप खुद सोल्व करें, आराम से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति के बारे में संपूर्ण जानकारी ली, देखा, समझा। एक जगह हमने जो वेग का जो फॉर्मूला था, तनाव का जो फॉर्मूला था, उसमें आप जरूर करेक्शन कर लीजिए। मैंने वहाँ पर वैसे करेक्शन करवा दिया था, आप भी उसका ध्यान में रखेंगे। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम समतल में गति पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम NCERT की पाठ्यपुस्तक साथ में प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है उनमें से हमने उनको सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।